हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि हम स्टार्टिंग के लेक्चर 1 और 2 में अपने चैप्टर की थ्योरी खत्म करके आए थे, इस लेक्चर में हमें चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक केस स्टडी दी थी। आई होप आपने वो पढ़ी होगी। एक बार उस केस स्टडी को हम रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमारा पूरा चैप्टर एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो चलिए अपना बुक का पेज नंबर 80 ओपन कर लीजिए। केस स्टडी है हमारी सुनामी की। सुनामी की स्पेलिंग हमेशा क्या होगी? सुनामी की स्पेलिंग टी हमेशा साइलेंट होता है। सुनामी बोलते हैं, एक जापानीज वर्ड है ये। इसके बाद ऑन संडे 26 दिसंबर 2004 अ मैग्नीट्यूड 9 अर्थक्वेक के जो स्केल होता है मेनली वो 0 से 10 तक होता है। और जब आप देख सकते हैं डिस्ट्रैक्शन जो होता है, अगर 0 पे 1% डिस्ट्रैक्शन है तो 1 पर ये 10% हो जाएगा, 2 पर ये 20% हो जाएगा, 3 पर ये 30% हो जाएगा। हर एक पॉइंट के साथ 10% डिस्ट्रक्शन या फिर खतरा बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं वहां 9 मैग्नीट्यूड का आया था, दैट मीन्स 90% ज्यादा खतरनाक वहां पे अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद सुनामी आई। तो एक अर्थक्वेक आया कहां पर? इंडोनेशिया की राजधानी जिसे हम बोलते हैं सुमात्रा में। उसके बाद क्या होता है, कुछ घंटे बाद उसके सुनामी आई, जिसने 13 कंट्रीज में कितने लोग? 2,30,000 लोगों को ये मार दिया था, जो इसकी चपेट में आ गए थे। किसकी? सुनामी में, जो इंडोनेशिया में आई, और 13 कंट्रीज इससे अफेक्ट हुई थी। इंपैक्ट ये क्या हुआ था? द सुनामी वॉज पर्टिकुलरली डिवास्टिंग बिकॉज earthquake which caused the tsunami was magnitude 9 on the Richter scale that had epicenter close to the west coast of Sumatra in Indonesia। जब आप इंडोनेशिया का मैप देखेंगे तो इंडोनेशिया के मैप में क्या होता है, सुमात्रा इस साइड को होगा, वेस्ट साइड में इसकी। तो सुमात्रा के पास में बिल्कुल इसका एपिसेंटर था। एपिसेंटर मतलब जिस पॉइंट से सुनामी उठती है या जिस पॉइंट से अर्थक्वेक आना स्टार्ट होता है। तो उसकी रेडिएशन इस एरिया में धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और फिर जब फ्लड था, जो पूरा इंडोनेशिया हमारे इंडियन ओशन से कवर है, उसमें जब फ्लड आया तो ये पूरा इंडोनेशिया एक तरह से पानी से ढक गया था। बहुत ज्यादा लोग इसमें मरे थे। इसके बाद इंपैक्ट क्या हुआ, मैं आपको लास्ट लेक्चर बताया था, 2,30,000 लोग इसमें मरे थे। इसके अलावा 1.7 मिलियन लोग यानी कि 17 लाख लोग जो थे वो होमलेस हो गए थे, उनके घर टूट गए थे। और इसमें 5 से 6 मिलियन दैट मीन 50 से 60 लाख रुपए जो खर्च हुए थे वो फूड और वाटर के लिए खर्च हुए थे, क्योंकि इन लोगों को खाना भी प्रोवाइड करना था। इनकी फसल, इनकी स्टोरेज, इनका सब कुछ खत्म हो चुका था। ओके, इसके अलावा इकोनॉमिक इस पे क्या इफेक्ट पड़ा? जो फिशिंग इंडस्ट्री थी, जो मछलियां थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जो बोट्स थी वहां पे, जो नेट थे, इक्विपमेंट थे, वो सब टूट चुके थे। 60% ऑफ श्रीलंका की, ये तो इंडोनेशिया का तो सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन 60% कहां पे इफेक्ट हुआ? ये श्रीलंका की भी खत्म हो गई थी 60% फिशरी डिपार्टमेंट की। और 80% जो विलेजेस थे, 80% 2005 कम्युनिकेशन डैमेज हो गया था, रोड टूट गई थी, ब्रिज टूट गए थे, रेल नेटवर्क जो था वो खराब हो गया था। एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि जब भी कहीं फ्लड आता है तो पानी के जो जानवर होते हैं वो फ्लड के साथ लैंड में आ जाते हैं, और पानी जब वापस जाता है तो वो वापस नहीं जा पाते। इसी वजह से बहुत ज्यादा फिशरी लाइफ जो थी वो भी खतरे में पड़ गई थी। अब इस पे रिस्पॉन्स क्या हुआ गवर्नमेंट की तरफ से? एनजीओ जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए होते हैं, उन्होंने इस जगह पर बहुत हेल्प करी। मेडिकल केयर पहुंचाई, लोगों को खाना पहुंचाया, लोगों को जो फंसे हुए थे उन्हें निकालने में हेल्प करी, इमरजेंसी फूड और वाटर प्रोवाइड कराया, टेम्परेरी शेल्टर मतलब उन्हें रहने का इलाका थोड़ा सा, उन्हें मेडिकल की चीजें, जिन लोगों को चोट लगी थी उन्हें ट्रीटमेंट, ये सब चीजें एनजीओ वहां पे कर रहे थे। टोटल खर्चा जो इस चीज को बिल्कुल दोबारा से सही करने में आया वो आया 4.5 बिलियन
डॉलर। ओके, ये खर्चा था जो दोबारा से सब चीजें नॉर्मल करने पे वहां पे आया था। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान एक सुनामी कर सकती है किसी भी एक कंट्री के साथ या उसके आसपास के इलाके के साथ। तो यहां हमने केस स्टडी एक बार रिवाइज कर ली है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए। पहली एक्सरसाइज जो हमारी है वो है टिक द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं। परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, अर्थ पर फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है हमें ये बताना है। तो अर्थ पर जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो है 70%, 60, 40 या फिर 30। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज 3%। 3% फ्रेश वाटर हमारी अर्थ पर अवेलेबल है, जितना वाटर हमारे पास टोटल है उसमें से। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड। क्रस्ट क्या होता है हमारी, कोई भी फॉर एग्जांपल वेव है तो उसका अपर मोस्ट पार्ट हमारा क्या कहलाता है, क्रस्ट। और जो सबसे नीचे का पार्ट है लोअर पार्ट, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा ट्रफ। तो इनका जो डिफरेंस होता है ये वाला एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वेव हाइट बोलते हैं, वेव डिफरेंस बोलते हैं, वेव साइज बोलते हैं या फिर सब कुछ बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं वेव हाइट। तो वेव हाइट हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब थर्ड है अर्थक्वेक अंडर द सी इज कॉल्ड। जब अर्थक्वेक किसी सी के अंदर या पानी के अंदर, नदी के अंदर आता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे टाइड बोलते हैं, उसे वेव बोलते हैं, उसे सुनामी बोलते हैं या फिर उसे सब कुछ बोलते हैं। तो हमने इंडोनेशिया का एग्जांपल अभी 5 मिनट पहले देखा था, तो वहां क्या आई थी, वहां आई थी सुनामी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वाज द मेजरमेंट ऑफ सुनामी ऑन रिक्टर स्केल इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो सुनामी आई थी उसका रिक्टर स्केल पर कितनी मेजरमेंट थी, 10, 6, 9 या फिर 4। 10 मैक्सिमम होती है, तो वहां पे हमारी कितनी थी, ध्यान करें हम, तो वहां हमारी थी 9। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। 97% वाटर ऑफ अर्थ इज, 97% वाटर जो हमारी अर्थ पर है वो कैसा है, सॉल्टी है, शुगरी है या दोनों है या फिर पानी है। तो आप देखेंगे कि 90%, 70% हमारा नमकीन है, मीठा है या फिर पानी है या फिर दोनों है। तो इसका आंसर होगा हमारा सॉल्टी, क्योंकि हमें पता है कि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। पहली एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फिल अप्स। ओके, पहला फिल अप अब हम रीड करते हैं। डैश टाइड अकर्स ड्यूरिंग द मून्स क्वार्टर फेजेस। कौन सी टाइड हमारी मून से इन्फ्लुएंस होती हैं, जो क्वार्टर पीरियड में होगा। क्वार्टर कब होगा, फुल तो जब होगा जब यहां और यहां होगा, और क्वार्टर कब होगा जब ऊपर या नीचे या फिर जैसे कि 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो हमारा आंसर होगा इसका नीप टाइड। ओके, सेकेंड इज ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड्स द मून एंड द अर्थ आर इन। जब स्प्रिंग टाइड आती हैं तो सन की डायरेक्शन क्या होती है, अर्थ के रिस्पेक्ट में और मून के रिस्पेक्ट में। तो तीनों ये हमारी सेम डायरेक्शन में होते हैं जब भी हमारी क्या आएगी, स्प्रिंग टाइड। थर्ड इज डैश अकर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड अर्थ। सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या चीज आती है, बताइए। तो सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती है
टाइड्स, लहरें। नेक्स्ट इज द डैश इफेक्ट causes the water to flow in a circular pattern। कौन सा इफेक्ट जो होता है हमारे वाटर को सर्कुलर मोशन में घुमाता है, जैसे हमने देखा था नॉर्थ में हमारी घूमेगी क्लॉकवाइज और साउथ में घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा इफेक्ट होता है? ये होता है हमारा कोरोलिस इफेक्ट, जो कि हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट इज टाइड्स हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ। टाइड किसकी जनरेशन में हेल्प करती हैं? अगर आपको याद हो तो टाइड हमारी हेल्प करती हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी पानी से बिजली बनाने की टेक्निक। अब हम आएंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, चलिए पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं। द हाइट ऑफ टाइड रिमेन कांस्टेंट एवरी डे। जो हाइट होगी हमारी टाइड की वो हमेशा सेम रहेगी। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि जैसे जैसे हमारा मून या सन मूव करते हैं टाइड की हमारी जो हाइट होती है वो चेंज या वेरी करती है। ओके, नेक्स्ट इज द अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अर्थ को क्या बोला जाता है? अर्थ को बोला जाता है ब्लू प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट इज वाटर इज नॉट एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाती है फॉल्स, क्योंकि 75% ऑफ आवर बॉडी कंटेन वाटर। ओके, 75% हमारी बॉडी का हिस्सा, हमारी बॉडी का 75% हिस्सा पानी होता है, इसलिए वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन हमारा पानी का खोना होता है। जैसे आप जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लीव है तो उस पर पानी की बूंदें होती हैं। सन जब पड़ेगा उस पर तो वो इवेपोरेट होकर ऊपर उड़ जाएंगी, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, इसी वजह से आप अगर ठंड के इलाकों में देखेंगे तो पेड़ों की जो लीव होती हैं वो बहुत ज्यादा पतली होती हैं, क्योंकि वहां पर पानी नहीं होता। उन्हें रहने के लिए भी पानी की जरूरत होती है, तो वो वहां पे स्टोर कर लेती हैं। जैसे कैक्टस डेजर्ट में या फिर कोल्ड एरियाज में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाती है हमारी क्या? ट्रू है ये वाली स्टेटमेंट, क्योंकि ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर है। नेक्स्ट इज वाटर साइकिल इज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड इन द एटमॉस्फेयर। वाटर साइकिल जो हमारी होती है वो इसलिए होती है जिससे हमारी अर्थ पर पानी या तो ना ज्यादा हो ना कम हो, वो मेंटेन रहे। ओके, और बारिश भी हो जिससे फ्रेश वाटर भी हमें मिलता रहे। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाती है हमारी ट्रू। तो हमने 3 एक्सरसाइज करी है हमारी, आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं हम। कौन सी है? आंसर इन ब्रीफ। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन विंड। विंड को डिफाइन करेंगे। तो विंड क्या होती है? द फ्लोइंग ऑफ एयर फ्रॉम एरिया विद हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। जब भी कोई हवा, एयर हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की साइड मूव करेगी तो हम उसे क्या बोलते हैं? विंड। नाम वही है, एयर विंड एक ही चीज है, बट जब वो हाई से लो की साइड मूव कर रही है तो हमने उसे नया नाम दे दिया विंड। नेक्स्ट इज डिफाइन टाइडल वेव्स। टाइडल वेव्स हमारी क्या होती हैं? तो टाइडल वेव्स की डेफिनेशन होती है द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून ऑन द अर्थ कॉजेज द टाइड्स विच आर एक्चुअली टाइडल वेव्स। जब सन और मून अपने ग्रेविटेशन पावर से अर्थ के जो पानी है उसे अपनी साइड खींचते हैं तो उस वजह से टाइड जो लहरें जो बनती हैं वो
हमारी टाइड्स कहलाती हैं। जैसे आपने फिगर देख रहे हैं, ये टाइड्स हमेशा ऊपर की साइड होंगी, कभी लंबी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सन और मून उन्हें अपनी साइड ऊपर को खींच रहे होते हैं। ओके, थर्ड इज व्हाट आर द फैक्टर दैट कॉजेज ओशियन करंट। कौन कौन से फैक्टर हमारे ओशियन करंट कराते हैं? तो फैक्टर दो है हमारे पास। कौन कौन से? पहला है प्रिवेलिंग विंड। प्रिवेलिंग विंड्स क्या होती हैं? ये वो विंड्स होती हैं, तो प्रिवेलिंग विंड्स क्या होती हैं? वो विंड्स जो हमारे ओशन करंट के मूवमेंट बताती हैं, ओशन करंट को फ्लो करती हैं। तो यही हमारे टाइडल पे इफेक्ट करती हैं। और दूसरी चीज जो होगी वो होगा डिफरेंस किस किस का? टेम्परेचर का एंड सैलिनिटी, दैट मीन्स पानी कितना खारा है। ये चीजें भी हमारे क्या करती हैं? फैक्टर होती हैं जो इफेक्ट करते हैं ओशियन करंट्स को। ओके, तो यहां हमने 4 क्वेश्चन करे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के क्या क्या चीजें होती हैं वाटर साइकिल में? तो कौन कौन से स्टेप होते हैं हमारे वाटर साइकिल के? पहला स्टेप है हमारा इवापोरेशन। इवापोरेशन के बाद सेकंड स्टेप हमारा कौन सा होता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन के बाद चौथा स्टेप क्या होता है हमारा? कलेक्शन। तो इवापोरेशन होगा जब सन की धूप की वजह से, गर्मी की वजह से पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर उड़ने लगेगा। कंडेंसेशन होगा जब वो भाप जोड़कर ऊपर एक क्लाउड की फॉर्म ले लेंगे, एक बादल बना लेंगे। बादल बनने के बाद बारिश होगी तो वो हो जाता है हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब पानी की फॉर्म में बादल रोज लिक्विड निकलेगा, मतलब जैसे हमारी बारिश होती है, रेन। और फिर वो पानी फिर से इकट्ठा हो जाएगा कहां पर? ओशियंस में। तो ये जो पूरी साइकिल होती है इसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं, इन चारों प्रोसेस के साथ। तो यहां आपकी चौथी एक्सरसाइज भी हो जाती है खत्म। तो चलिए अपने चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिटरमाइंस द साइज ऑफ वेव। तो साइज ऑफ वेव हमारा कैसे पता चलता है? 3 फैक्टर थे इसके। कौन कौन से? पहला फैक्टर था ड्यूरेशन ऑफ विंड, विंड कितनी देर तक चलेगी। सेकंड था हमारा क्या? स्ट्रेंथ ऑफ विंड, स्ट्रेंथ मतलब कितनी तेज चल रही है हवा। और तीसरा जो हमारा टॉपिक था, तीसरा फैक्टर, वो था डिस्टेंस कितना कवर कर रही है। डिस्टेंस को हम एक और टर्म देते हैं क्या? फेच। फेच कितना, डिस्टेंस कितना, फेच को हम डिस्टेंस ही बोलते हैं। ओके, ये 3 फैक्टर होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे साइज क्या होगा वेव्स का। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में आपको बता चुका हूं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, सेम वही आंसर होगा इसका। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, और लास्ट हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ये आप होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाटर साइकिल और इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ टाइड। 2 तरह की टाइड हमारी कौन कौन सी होती हैं? तो आप जानते हैं पहली होती है हमारी स्प्रिंग टाइड, और सेकंड होती है हमारी नीप टाइड। तो ये हमारे 2 तरह की टाइड होती हैं। तो यहां आपके चैप्टर की थ्योरी और अपना एक्सरसाइज ऑफिशियली खत्म होता है। आपको कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।